Namaskar class, good evening all of you. So welcome to the ISC live online session, English medium GS class. Uh, Okay, so sir. guys, in our last lecture we did the LTRO, we did the I think after LTRO we did the uh, Monetary Policy Committee MPC. Okay, next today's heading class, prime lending rates. Prime lending rates. Prime lending rates, PLR. सी क्लास, अगर करंट के सिनेरियो में देखा जाए तो देर इज पीएलआर इज नॉट देर इज नो पीएलआर. ओके, पीएलआर को 2010 में आरबीआई ने खत्म कर दिया था. उसकी जगह उसने आरबीआई ने बेस रेट लॉन्च किए थे, बेस रेट. ओके, और आगे चल करके इन्होंने एमसीएलआर शुरू कर दिया था. आई विल लेट यू नो व्हाट इज दीज थिंग्स, बट पहले आपको प्राइम लेंडिंग रेट मालूम होना चाहिए, पीएलआर. और ये पीएलआर होता क्या है, प्राइम लेंडिंग रेट क्या होता है? प्राइम लेंडिंग रेट का मतलब होता है कि बैंक अपने प्राइम कस्टमर्स को सबसे मिनिमम रेट पे लोन कितने पे देता है. मतलब मैं आपको एक एग्जांपल समझता हूं, जा देता हूं. हम या आप लोन लेने जाएं बैंक से, किसी भी बैंक से, पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी भी बैंक से, और उसी बैंक से, जिस बैंक से आप लोन लेने जा रहे हैं, होम लोन, कार लोन, या अपने पर्सनल लोन, या अपनी फैक्ट्री के लिए लोन, उसी बैंक से मिस्टर मुकेश अंबानी लोन लेने जाए, उसी ब्रांच से, तो बैंक उन दोनों में से किसको सस्ता देगा? आपको सस्ता देगा या मुकेश अंबानी को सस्ता देगा? जस्ट अप्लाई योर माइंड. यस एनीवन? अंबानी। अंबानी। अंबानी को सस्ता देगा, क्योंकि गाइज हमें सबको मालूम है अंबानी 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ नहीं लेंगे. मिस्टर अंबानी जो लेंगे वो कम से कम 100 करोड़, 200 करोड़, माइट भी 1000 करोड़ का लोन लेंगे. हम और आप मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी? अगर हम और आप चलो मीडियम स्मॉल एसएमई भी हैं, ओके, एमएसएमई हैं, तो मैक्सिमम क्या 5 करोड़ तक का ही लोन लेंगे ना, उससे ज्यादा ऊपर नहीं लेंगे ना. पर मुकेश अंबानी 500 करोड़ या 100 करोड़ तक का लोन लेंगे. तो मुकेश अंबानी विल बी द प्राइम कस्टमर ऑफ द बैंक. तो प्राइम लेंडिंग रेट पहले 2010 से पहले वो रेट होता था जिसके बिलो, जिसके नीचे बैंक लोन देती ही नहीं थी. और प्राइम लेंडिंग रेट बैंक अपने प्राइम कस्टमर्स को देती थी, नॉर्मल कस्टमर्स को नहीं देते, प्राइम कस्टमर्स को देते थे. हाँ, फिलहाल 2010 से बैंक ने ये चेंज कर दिया. अब उसकी जगह बेस रेट आ गए. बेस रेट अगेन, वो रेट होता है जिसके नीचे बैंक कभी लोन, किसी को भी लोन नहीं दे सकता. वो बैंक का सबसे निचला वो होता है, सबसे नीचे वाला, सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे वो लोन देता है. तो आई थिंक पीएलआर, प्राइम लेंडिंग रेट, समझ में आ गया होगा. और 2010 से प्राइम लेंडिंग रेट को हटा करके क्या कर दिया? बेस रेट ला दिया. क्लियर है गाइस? ओके, पहले पीएलआर लिख लेते हैं. लिखे गाइस, प्राइम लेंडिंग रेट. प्राइम लेंडिंग रेट, ध्यान रखिएगा ये पहले चलता था, अब हट गया है, बट क्योंकि था इसलिए डिक्टेट कर रहा हूं. PLR is a privilege rate at which PLR is a privilege rate at which bank gives loan. PLR is a privilege rate at which bank gives loan to their prime customers. Bank gives loan to their prime customers because the risk is relatively less. Because the risk is relatively less. Full stop.
The rate is to be decided by governing body. Is to be decided by governing body. Body. And directors of the bank. And directors of the bank. But the scheduled commercial banks. But the scheduled commercial banks follows the PLR of SBI. But the scheduled commercial banks follows the PLR of SBI. Sir, please. Follows the PLR of SBI. So this rate is effectively benchmark. This rate is effectively benchmark benchmark rate. It is this is rate is effectively benchmark rate, which is lower than the rate, which is lower than the rate lower than the rate a bank may charge from its non-prime customer, which is lower than the rate the bank may charge from its non-prime customers. From Bank may charge from its non-prime customers. Full stop. Later on, RBI modified the prime lending rate regime. Later on, RBI modified the prime lending rate regime and instead of Sir, PLR prime lending. rate regime and instead of PLR and instead of PLR, RBI started benchmark prime lending rate BPLR. Benchmark prime lending rate full stop. It was introduced it was introduced to bring similarity between interest rate set by different bank, interest rate set by different banks, interest rate set by different banks
full stop. However, RBI in July 2010, however, RBI in July 2010 replaced the benchmark prime lending rate, system, and introduced base rate base rate base rate तो ध्यान रखिएगा, पहले आया पीएलआर प्राइम लेंडिंग रेट, फिर आया बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। 2010 से बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट भी खत्म कर दिया, उसकी जगह आया बेस रेट। बेस रेट भी वही है बिलो विच बैंक कैन नॉट लैंड, सारे बैंक के दरवाजे बंद है, मतलब ये मिनिमम रेट है जिसपे बैंक लैंड कर सकता है। बेस रेट से नीचे नहीं लैंड कर सकता बैंक, कोई भी बैंक हो, आप किसी बैंक के नहीं लैंड कर सकते बेस रेट के नीचे। ओके, लिखे क्लास, सब हेडिंग डाल दीजिए बेस रेट। बेस रेट which was introduced in July 2010 was aimed to regulate the interest rate, aimed to regulate the interest rate setting by commercial banks bank. Pardon, sir. Please repeat this line. Base rate was aimed to regulate the interest rate setting by commercial banks the base rate act as the standard lending rate for commercial bank. Base rate act as a standard lending rate for commercial banks. Extended lending rate for commercial banks. Standard lending rates for commercial banks, full stop. Practically, base rate is the minimum interest rate. Practically, the base rate is the minimum interest rate at which a bank can lend, full stop. More than that, base rate is standard interest rate for each bank. Base rate
base rate is the standard interest rate for each bank. Interest rate for each bank. The central bank decided for the base rate. The central bank decided for the base rate in order to enhance transparency in the credit market, in order to enhance transparency in the credit market. In the credit market, and ensure that bank pass the lower cost of fund, and ensure that bank pass the lower cost of fund to their customers, full stop. तो बेस रेट समझ गए क्या होता है बेस रेट? Sir, is this base rate different for different banks or same for all banks? बेस रेट इज द सेम फॉर ऑल बैंक्स. उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर हो तो वो अलग अलग बैंक का अलग अलग हो सकता है. ओके. And what about the credit score, sir? Now the bank is are providing the loan. अब मैं इस चीज पे आ रहा हूँ. क्रेडिट नहीं, वो दैट इज योर स्कोर. क्रेडिट स्कोर मतलब अब वो लोनी की या वो हमारे और आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देखता है. That's what I'm asking, sir. Previously, that was a prime customer. Now, how the bank will decide that the customer is very prime? It is because of your credit worthiness. That credit score. That is आप कहते हैं ना क्रेडिट स्कोर. आप देखते होंगे एड में आता क्रेडिट स्कोर. तो क्रेडिट स्कोर वो हमारा एक तरीके से क्रेडिट वर्दीनेस होती है. बाय चांस हमसे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डिले होने में थोड़ी से दिन भूल गए, 1-2 दिन, तो हमारा क्रेडिट स्कोर नीचे गिर जाता है. या ईएमआई में हम देना भूल गए या बाय चांस अकाउंट में पैसे नहीं थे तो ईएमआई डिफॉल्ट हो गई तो आप क्रेडिट स्कोर गिर जाता है. तो हाई क्रेडिट स्कोर में जो लोनी होता है उसको आसानी से लोन मिल जाता है. अगर आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर है तो आप इजीली फाइनेंस अवेलेबल करा सकते हैं. आप सपोज किसी बड़े रिटेल स्टोर पे गए, सपोज रिलायंस डिजिटल पे गए, आपको बस आपने ऐसे ही देखा चलते फिरते, आपको सपोज एक ओएलईडी पसंद आ गया, मतलब आपको एक ओएलईडी पसंद आ गया एलजी का विच इज कॉस्टिंग अराउंड 90,000. अब आपने कहा मैं तो कैजुअल आया था, चलो ले ही चलता हूँ ओएलईडी, फाइनेंस करा लूंगा बजाज फाइनेंस से. तो सबसे पहले वो आपसे आधार कार्ड और आपसे पैन कार्ड लेगा और सेकंड्स के अंदर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देखेगा. अगर सपोज आपकी क्रेडिट वर्दीनेस 800 के ऊपर होती है तो वो बस आपको एक थोड़ा सा डाउन पेमेंट करेगा. वो कहेगा बाकी हम आपका 12 मतलब 8 ईएमआई बना देंगे. आपको 12 बस 4 ईएमआई आपको पे करनी होगी, बाकी 8 ईएमआई हो जाएंगी. तो क्रेडिट वर्दीनेस से प्रॉम्प्टली लोन मिल जाता है. वो तो एक तरीके से ये जो है प्रशांत, ये इसलिए किया गया ताकि बैंक अपने एनपीए कम कर सके. उन्हीं को लोन दे जो वर्दी हैं, उन्हीं को लोन दे जो वर्दी हैं, उनको ना लोन दे जो वर्दी नहीं है. समझ में आया?
अब यहाँ पे एक और समझो, यहाँ से प्रशांत की बात से मेरे को एक और पॉइंट समझ में आ गया, एक पॉइंट और याद आ गया मेरे को। 2008 में अमेरिका में क्या आया था? 2008 में अमेरिका में जो क्राइसिस आई थी उसे क्या कहा गया? फाइनेंशियल क्राइसिस। The Lehman Brothers crisis. लेमन ब्रदर क्राइसिस। लेमन ब्रदर क्राइसिस तो आशा वो तो बैंक डूबा था। ब्लैक ट्यूसडे। नो सर, ब्लैक ट्यूसडे नहीं कहा गया। सब प्राइम क्राइसिस। वेरी गुड शुभम, गुड। सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस। व्हाट इज सब प्राइम? प्राइम वो जो अपना लोन बिल्कुल समय पे चुकाएंगे, जिनको बैंक को कोई शक नहीं है। सब प्राइम वो जिनका शक है, पता नहीं चुका पाए या ना चुका पाए। समझिए गाइस, अब ये सारी चीजें गाइस आपको बुक्स में नहीं मिल सकती, इनके लिए आपको क्लास ही लेनी पड़ेगी। मतलब चाहे आप किसी भी वर्दी क्लास में जाएं, पर ये क्लास ही में डिस्कस हो सकती है, ये बुक्स में नहीं है ये सब चीजें। समझिए, अभी मैंने आपको प्राइम कस्टमर बताया, प्राइम लेंडिंग रेट, प्राइम कस्टमर बताया। सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस हुई थी, सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस, जिस कारण से लेमन ब्रदर डूबा था। अच्छा ओके, 2008 में सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस हो गई थी अमेरिका में। तब क्या हुआ था, बैंकों ने नॉन प्राइम कस्टमर को एक एक बिल्कुल धड़ल्ले से इनको लोन्स बांट दिए थे, होम लोन। ओके, और उसके बाद क्या हुआ, इकट्ठा एक चंक लोनीज ने, जो सब प्राइम थे, सब प्राइम का मतलब है जिनको मालूम था कि ये डिफॉल्ट करेंगे। बैंक, उनके बारे में क्रेडेंशियल्स खुद साफ नहीं थे, बैंक खुद जानते थे इनके क्रेडेंशियल्स कभी भी ड्विंडल हैं, ये नहीं कर सकते, तो दे आर ट्रीटेड एज सब प्राइम। प्राइम कस्टमर वो जो जिनका सब कुछ साफ हो, मुझे मालूम है बैंक बिल्कुल आंख बंद करके लोन देगा कि ये बंदा मतलब मेरा प्राइम कस्टमर है, ये अगर लोन लेगा तो ये हो सकता है समय से पहले ही वापस कर दे, वो प्राइम कस्टमर हुआ। सब प्राइम वो जिनका बैंक, जिनके लिए बैंक, हिंदी में बोल रहा हूं, आशंकित है, जिनके लिए बैंक डाउटफुल है, जिनके लिए बैंक एक तरीके से एम्बिगुअस है, वो सब प्राइम हुआ। तो अमेरिका में हुआ था सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। अब बैंक ने क्या किया, देखिए अमेरिका, आपको वैसे मैं एक दो बार और डिटेल से बता चुका हूं, इसके बारे में अगर डिटेल से जानना है ना तो आज गूगल में टाइप कर लेना जो सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस होती है, व्हेन द बबल बस्ट। आप चाहें तो लिख सकते हो व्हेन द बबल बस्ट, आगे द हिंदू लिख देना। ये 2008 का द हिंदू का कोट कर रहा हूं, तब मैं भी तब मेरा मेंस आ रहा था, 10-15 दिन बाद मेरा मेंस था आईएएस का। व्हेन द बबल बस्ट द हिंदू, यू विल कम टू नो ये सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस थी क्या। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आज तक यूपीएससी में नहीं पूछा सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। हर साल हम लोग एक्सपेक्ट करते थे शायद इस बार आएगा, आज तक यूपीएससी नहीं पूछा, कभी भी पूछ सकता, कभी भी बम फोड़ सकता सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस का, कि व्हाट वाज सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस, समझाइए जरा क्या था। ओके, तो सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस क्या हुआ, बैंक जानते थे कि ये वर्दी कस्टमर्स नहीं है, पर प्रॉफिट के लिए इन्होंने लोन दे दिया। फिर इनके लोन को उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करा लिया कि बाय चांस अगर ये डिफॉल्ट करेंगे तो हमारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी वाले दे देंगे, तो हमें घाटा नहीं होगा। बैंक ये सोच रहा था कि हार्डली 1% या 1.5% पीपल डिफॉल्ट करेंगे, पर हुआ क्या, मेजर सेक्शन ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। अब जब बैंक के लोन नहीं चुके तो बैंक, बट ऑब्वियस है, घाटे में आ गए। बैंक ने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगे, वो घाटे में आ गए। तो इट वाज लाइक अ डोमिनोज इफेक्ट। डोमिनोज इफेक्ट तो समझते हैं ना, एक गिरा लाइन से लगातार सब गिरते चलेगा। सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। अब इंडिया क्यों अछूता रह गया, वो डोमिनो इफेक्ट इंडिया नहीं आ पाया क्योंकि बिकॉज इंडियन बैंक्स पे सरकार का कंट्रोल था। इंडियन बैंक्स को हिदायत थी कि आप फॉरेन के थ्रू लिंक नहीं रखेंगे। थोड़ा बहुत आपका आईसीआईसीआई उसमें आ गया था, उसमें भी उस समय जो हेड थी आई थिंक चंदा कोचर, उनको स्टेटमेंट देना पड़ गया था कि आईसीआई कोई इफेक्ट नहीं है, बल्कि लोग आईसीआईसीआई के गेट पे पहुंच गए थे पैसा विड्रॉ करने के लिए। बट वो ये था कि कुछ सरकार ने भी कहा और आईसीआईसीआई के हेड ने भी कहा ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज स्मूथ है।
क्योंकि हाँ, अगर हमारे बैंक्स का फॉरेन से डायरेक्ट बैंकों के से डायरेक्ट लिंक होता तो वो डोमिनो इफेक्ट के थ्रू भारत भी आ गया होता। मैंने नट शेल में आपको सब प्राइम क्राइसिस समझा दिया गाइस, सब प्राइम क्राइसिस थी क्या। अब क्या हुआ, क्योंकि अब इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अमेरिका में ये लोन दिया, अमेरिकन बैंक्स ने अपना ये लोन छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया, उन्होंने ये चीज आगे चल के अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दे दी, उन्होंने कुछ बैंकों ने अपना ये चीज ट्रांसफर कर दी यूरोप के बैंकों ने। तो जब डोमिनोज इफेक्ट हुआ तो अमेरिकन बैंक्स तो डूबे डूबे, साथ साथ कौन कौन डूब गए, यूरोप के बैंक्स भी डूब गए, पूरा वर्ल्ड इनगल्फ हो गया। उस समय बस दो ही इकोनॉमी जो पॉजिटिव ग्रोथ कर रही थी, वन वाज चाइना एंड अदर वाज इंडिया। इफेक्ट हुए थे, हमारे एक्सपोर्ट बहुत हिट हुए थे, पर क्योंकि हमारे देश की इंटरनल डिमांड इतनी ज्यादा है, हम तादाद में इतने सारे हैं, हम और चाइना इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इंटरनल डिमांड है, उस कारण से हम सरवाइव कर गए। इस समय क्यों हम इफेक्ट कर रहे हैं, इस समय हमारे पास हम इकोनॉमी क्यों सफर कर रही है, समझो क्लास, इस समय इकोनॉमी क्यों सफर कर रही है, क्योंकि इंटरनल डिमांड कम आ रही है ना। उस दिन आपको मैंने समझाया था, इंटरनल डिमांड कम आ रही है, लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, तनख्वाह कम की जा रही है, तो डिमांड नहीं है तो फिर प्रोडक्शन कहां से आएगा। गवर्नमेंट को मेन चीज डिमांड बढ़ानी चाहिए, और डिमांड के लिए चाहे वो फैक्ट्री वाले हो, चाहे वो हम और आप हो, चाहे वो लोअर तबका हो, हाथ में पैसा होना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग काम करे, जैसे फॉर एग्जांपल एमएसएमई के लिए चीप लोन दे, हम और आपके ऊपर जीएसटी या सपोज टैक्स का बर्डन कम कर दे, और लोअर वालों के लिए जो लोअर इनकम है उनके हाथ में डीबीटी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अपनाए। ये चीज हो सकती है। हर सेक्शन के लिए अलग इलाज होना चाहिए। एमएसएमई वालों के लिए चीप लोन, बहुत सस्ता लोन, हम और आप जैसे मिडिल क्लास, अबव मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जैसे पीपल के लिए टैक्स में छूट। अब कम टैक्स जाएगा, सपोज 4 लाख रुपए सालाना टैक्स भरते हैं, गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम 50% टैक्स रिडक्शन कर रहे हैं, तो आपके 2 लाख रुपए बचे सालाना, आप खर्च करोगे, डिमांड आएगी। और लोअर तबका जो इनकम टैक्स नहीं देता, उसको हाथ में कैश देना चाहिए ताकि वो खर्च करे, या मनरेगा जैसी स्कीम को और एक्सपेंड कर देना चाहिए, अर्बन एरियाज में भी एक्सपेंड कर देना चाहिए। जहां पे रोड नहीं है वहां रोड बनाओ, आपके कैनाल्स एंड ऑल दो सब डक करो, तो अर्बन एरियाज में एक्सपेंड हो जाएगा, तो चीजें और फायदा होगा। तो सब प्राइम समझ गए, क्योंकि आपको आपके यहाँ क्रेडिट वर्दीनेस से मेरे को ये सब प्राइम वाला कॉन्सेप्ट याद आ गया प्रशांत, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन्ड यू। तो प्राइम कस्टमर वो कस्टमर होते हैं जो बैंक जिन्हें कहते हैं कि इनसे हमारा कोई खतरा नहीं है, लीस्ट रिस्क। सब प्राइम वो कस्टमर्स होते हैं जो बैंक में कहते हैं कि इनसे रिस्क है। समझ में आ गया गाइस, क्लियर है? ओके, लिखे क्लास नेक्स्ट। सर हाँ जी सर। सर जैसे आपने कहा मनरेगा अर्बन एरियाज में, इसको हम मिडिल क्लासेस के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि मतलब जैसे उनकी जॉब्स हाँ बिल्कुल, तो देखो छुट्टी है प्राइवेट सेक्टर से। वेल अभिषेक, ये कुछ नहीं होता ना कि मनरेगा में या रूरल एरियाज में ही कोई लोअर क्लास जाती है। मनरेगा सभी के लिए ओपन है, मनरेगा सभी के लिए ओपन है। जब अभी ये लॉकडाउन चल रहा था, आई थिंक इन मे, आई रेड एन आर्टिकल और ऑन द आई थिंक ऑन द एनडीटीवी ब्लॉग, जो नेट पे होता है ब्लॉग, उसमें मैंने आर्टिकल रेड किया था। A boy who was an engineer from मध्य प्रदेश, जो कि भोपाल में एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता भी था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इंस्टीट्यूट सारे क्लोज हो गए थे, तो उसको वापस अपने गांव आना पड़ गया, और वहां वो मनरेगा लेबर बन गया। तो एनडीटीवी ने उस चीज को हाईलाइट किया था, इस चीज को कि मतलब किस तरीके से सफर कर रहे हैं। तो बल्कि उस बॉय ने कहा कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है हम इंजीनियर रहे हैं, बट यहाँ पे हमें इसके बदले में पैसा मिल रहा है। तो मतलब मेन चीज ये है कि डिमांड आनी चाहिए। मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ क्लास, कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इकोनॉमी इस समय स्लो डाउन क्यों हो रही है, क्योंकि मेन चीज डिमांड श्रिंक हो रही है। और डिमांड क्यों श्रिंक हो रही है? क्योंकि लोगों की नौकरियां जा रही हैं या लोगों की तनख्वाहें कम हो रही हैं। जब पैसा कम आएगा तो इंसान खर्च भी कम करेगा, जब इंसान कम खर्च करेगा तो डिमांड भी कम आएगी, जब डिमांड कम आएगी
तो कंपनियां कम बनाएंगी, और जब कंपनियां कम बनाएंगी तो कंपनियां कई लोगों को नौकरियों से निकालेंगी। वो साइकिल चलती चली जाएगी गाइस, ये साइकिल चल रही है, इस साइकिल को रोकना है। ये एक साइक्लिकल चीज है जो चलती चल रही है, इस चीज को रोकना है। तो मेन चीज है डिमांड को बढ़ाना है। डिमांड, कैश जब होगा डिमांड आएगी। अब जैसे आपने, कोई एक मेरे को स्टूडेंट बता रहा था, मैंने भी रीड किया था अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले न्यूज़पेपर में आया था कि 2022 में इंडियन इकोनॉमी 19% रिबाउंड करने के वो है एक्सपेक्टेशन में। तो बट ऑब्वियस करेगी। अभी आपने देखा होगा जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है, अभी 2 दिन पहले की न्यूज है, 3 दिन पहले की न्यूज है, 94,000 करोड़ है जीएसटी का कलेक्शन, हाईएस्ट इन करंट फिस्कल। तो इकोनॉमी जब खोलेंगे तो फिर चीजें होंगी। भाई इंसान कब तक अपनी बेसिक नेसेसिटीज नहीं लेगा? लेगा तो है ही, खाना खाना तो खरीदेगा ही। तो दैट इज द मेन थिंग। धीरे धीरे इकोनॉमी रिवाइव होगी। ओके, अब इस चीज पे तो गाइस डिबेट हो सकती है वेदर इट इज अ मैन मेड वायरस और अ नेचुरल वायरस, कि चाइना की ये डेलिब्रेट पॉलिसी थी या गॉड नोस, ये इस चीज पे डिबेट हो सकती है। बट अदरवाइज अब ये एक ऐसी बीमारी थी कि जिसने इंडिया को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को हॉल्ट कर दिया था। उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही होंगे। क्लियर है गाइस? ये समझ में आ गया ना? नेक्स्ट लिखिए क्लास। तो ओके, बैंकर से क्वेश्चन पूछते हैं। विदुषी, टेल मी द आंसर क्वेश्चन। आज अगर कौन सा आज कौन सा रेट चल रहा है? पीएलआर खत्म हो गया, बीपीएलआर खत्म हो गया, बेस रेट? बेस रेट तो है ही। आज चल रहा है सर 7.4। नहीं, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो एमसीएलआर है। ओके ओके, आई थॉट आपने बेस रेट पूछा कि नहीं, कितना है लिखिए current लिखिए base गाइस, rate। लिखिए क्लास। MCR। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट और एमसीएलआर। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट और एमसीएलआर। लेंडिंग रेट और एमसीएलआर। अब ये क्या है क्लास? बेस रेट 2016 में खत्म कर दिया, उसकी जगह आरबीआई ने एमसीएलआर शुरू किया। ओके, अगर हो सकता आप 2016 में इफ यू वर द लोनी ऑफ एनी ऑफ द बैंक, तो बैंक ने आपसे कहा होगा कि आप इतना फंड दीजिए, आपका हम लोन एमसीएलआर में ट्रांसफर कर देंगे। उससे क्या होगा? आपके इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। ओके, तो एमसीएलआर को भी हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे, इट इज द मिनिमम रेट जिस पे बैंक लैंड कर दे। बट ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता था एमसीएलआर। ओके, लिखिए क्लास। द कॉन्सेप्ट ऑफ एमसीएलआर for fixing interest rate was introduced by RBI. The concept of MCLR for fixing interest rate was introduced by RBI from 1st April 2016. From 1st April 2016. Full stop.
Sir, please repeat. from 1st April 2016. MCLR, MCLR MCLR is the benchmark lending rate, for floating rate loans. Benchmark lending rate for floating rate loans. It is the minimum rate at which commercial bank can lend. It is the minimum rate at which commercial bank can lend. कमर्शियल बैंक कैन लैंड. तो आप चेंज देख रहे होगे, पीएलआर, फिर बीपीएलआर, फिर बेस रेट, फिर एमसीएलआर. कैन लैंड, फुल स्टॉप. MCLR is determined internally MCLR is determined internally by the bank depending on the period left for repayment of loan. The period left for repayment of loan. Period left Sir, for, please repeat. MCLR is determined internally by bank depending on period left for repayment of loan. Left for repayment of loan. Repayment of loan. Full stop. The MCLR is based on 4 components. The MCLR is based on 4 components. Four components. Number one, the marginal cost of fund. So please repeat. The marginal cost of fund. Number 2, the tenor premium. The tenor, TENOR, premium.
Number 3, operational expenses. Operational expenses. And number 4, negative carry on cash reserve ratio. Negative carry on cash reserve ratio. Negative carry on cash reserve ratio. On cash reserve ratio. First stop. Next line. Under the MCLR regime, under the MCLR regime, banks are free to offer all categories of loan. Banks are free to offer all categories of loan. All categories of loan on fixed or floating interest rate. On fixed or floating interest rate. On fixed or floating interest rate. Fixed or floating interest rate. Full stop. After the implementation of MCLR, the interest rates are determined. The interest rates are determined the interest rates are determined as per the relative risk factor of individual customer. As per the relative risk factor of individual customer. Please repeat. After the implementation of MCLR, the interest rates are determined as per the relative risk factor of individual customer. As per the relative risk factor of individual customer. Full stop. Previously, when RBI reduced repo rate, when RBI reduced repo rate, banks took a long time to reflect it in lending rates. Bank took a long time to reflect in lending rates.
took a long time to reflect in lending rates. In lending rates. Full stop. Under the MCLR regime, the bank must adjust their interest rate the bank must adjust their interest rate must adjust their interest rate as soon as the repo rate changes. As soon as the repo rate changes. Full stop. एक सब हेडिंग लिख लीजिए. How MCLR is different from base rate. How MCLR is different from base rate. Is different from base rate. देखिए, MCLR is an improved version of base rate. MCLR is an improved version of base rate. Full stop. It is a risk-based approach. It is a risk-based approach to determine the final lending rate for borrowers to determine the final lending rates for borrowers. Full stop. It consider unique factors. सर ये लाइन समझा दीजिए. I'm just let me finish this. MCLR is an improved version of base rate. Full stop. It is a risk-based approach to determine the final lending rate for borrowers. Full stop. It considers unique factors like marginal cost of funds, instead of overall cost of funds,
It considers unique factors like marginal cost of funds instead of overall cost of funds. Full stop. The marginal cost takes into account the repo rate. The marginal cost takes into account the repo rate. Takes into account the repo rate. So cost takes. The marginal cost takes into account the repo rate which did not form the part of base rate. Which did not form the part of base rate. Cost takes into account the repo rate which did not form the part of base rate. Which did not form the part of base rate. Let me finish the second point, then I will explain the first the whole thing. देखिए point number 2. When calculating the MCLR, banks are required to incorporate all kinds of interest rate, all kinds of interest rate which they incur in mobilizing funds. Which they incur in mobilizing funds. फुल स्टॉप. अब ये होता है कि क्लास जैसा कि आप लोग ने हाँ ओके while calculating MCLR, banks are required to incorporate all kinds of interest rate which they incur in mobilizing the funds. Which they incur in mobilizing the funds. Incur in mobilizing the funds. अब ये है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड क्या हुआ क्लास इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल फंड पे जो कॉस्ट आती है. इंक्रीमेंटल फंड पे जो कॉस्ट आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन या किसी बैंक के एवरेज इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है किसी फंड के ऊपर और उसे न्यू फंड लॉन्च करना है विद बेयरिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%, तो उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड हुई वो 8% हुई. मतलब अगर किसी पर्सन के पास जो फंड है एट ए इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम और वो एक नया फंड लॉन्च करना चाहता है, लेना चाहता है, तो उसका इंटरेस्ट है 8%, तो जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो 8% होगी. इट इज अ बिट टेक्निकल गाइज. डेफिनेटली यूपीएससी वोंट गो इनटू इन डेप्थ बिकॉज ये बैंकिंग रिलेटेड चीजें हैं. ओके बट आपको एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट आपको 4 चीजें याद रखनी है कि एमसीएलआर 4 चीजों पे डिपेंड करता है. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, टेनर प्रीमियम मतलब होता है टेन्योर. टेनर का मतलब होता है टेन्योर, टीएन वैसे स्पेलिंग TNOR है बट एक्चुअली इट इज टेन्योर. टेन्योर प्रीमियम, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, नेगेटिव कैरी ऑन CRR. ये 4 चीजें आपको याद रखनी है. ओके हो सकता है ये 4 चीज पूछ ले, अदरवाइज वो पूछेगा कि MCLR
बेस रेट से कैसे डिफरेंट है, या एमसीएलआर कब इंट्रोड्यूस हुआ, ओके, एमसीएलआर फिक्स रेट पे है या फ्लोटिंग पे है या दोनों पे है, इन सब चीजें पूछेगा। बट वो कभी ये नहीं पूछेगा कि डिफाइन द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस या डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। बट अगर आप जैसे पूछ रहे हो तो मैं कह दूं ये इट इज लाइक इट इज द कॉस्ट, यू कैन से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड को अगर हम दूसरे शब्दों में कहेंगे, इट इज द कॉस्ट वन हैज टू बियर टू रेज अ न्यू फंड। It is the cost which one has to bear to raise a new fund is the marginal cost. Okay, तो MCLR इन 4 चीजों पे डिफाइन करता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, टेन्योर प्रीमियर, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, नेगेटिव कैरी ऑन CRR। इन 4 चीजों को कैलकुलेट करके MCLR होता। और ध्यान रखिएगा MCLR का इन जनरल आपके लोन पे भी असर पड़ता है। मतलब अगर आपका लॉन्ग टर्म का लोन है तो MCLR डिफरेंट होगा, शॉर्ट टर्म का लोन है तो MCLR डिफरेंट होगा, क्योंकि वो ये 4 चीजें इफेक्ट कर जाएंगी लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन में। एक जैसा इंटरेस्ट रेट सभी लोन के लिए नहीं है, इसलिए MCLR किया गया। MCLR इज मोर फ्रेंडली टू द बैंक एंड ऑल्सो मोर फ्रेंडली टू द कस्टमर्स, क्योंकि जो जितने मिडिल क्लास कस्टमर्स हैं वो बहुत हैवी लोन नहीं लेते, 30, 40, 50 लाख, 60 लाख मैक्सिमम जो मिडिल क्लास कस्टमर्स हैं, तो उनके लिए MCLR सही है। ओके, क्योंकि जब जैसे RBI रेपो रेट कम करता है तो तुरंत उनके लोन का जो प्रीमियम है वो भी कम हो जाएगा, जो आपके इंस्टॉलमेंट है वो भी कम हो जाएगी। दैट इज अ थिंग। क्लियर है गाइस? तो आज पहले हमने खत्म किया बेस रेट, प्राइम लेंडिंग रेट, फिर बेस रेट, फिर प्राइम बेंचमार्किंग रेट, बेस प्राइम लेंडिंग रेट, फिर खत्म किया हमने thirdly the base rate, and fourth is the MCLR. Next heading डालिए क्लास, money at call and short notice. Money at call and short notice. Money at call and short notice. इसे इन जनरल कहते हैं क्लास कॉल मनी। ओके, अब ये कॉल मनी क्या होता है क्लास? ये एक कॉल मनी से हम किसी पर्सन को ये मालूम चल जाता है कि किसी भी कंट्री में मनी की अवेलेबिलिटी कितनी है। समझिएगा, किसी भी कंट्री में मनी की अवेलेबिलिटी कितनी है। अब अगर किसी भी कंट्री में मनी का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो मतलब क्या होगा, मनी की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी या मनी की अवेलेबिलिटी कम होगी? अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम होगी। हाँ, और अगर किसी भी कंट्री में मनी की इंटरेस्ट रेट कम है तो उसका मनी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो मतलब ये एक तरीके से किसी भी कंट्री में कैपिटल की अवेलेबिलिटी देखता है। ये शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म लोन है, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लोन है। मैंने आपको एक दिन समझाते, सपोज 2 बैंक्स हैं अगल बगल है, SBI और एक कोई सा भी लेस नोन बैंक, जैसे सपोज यू कैन से बैंक ऑफ, मतलब SBI और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इट इज फार मतलब SBI जितना उतना कस्टमर्स नहीं है। तो SBI एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, SBI हमेशा सुबह से शाम तक कस्टमर से भरा रहता है। उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको फुर्सत नहीं होती एक तरीके से फ्री होने की। वही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अगर कम कस्टमर्स हैं, खाली बैठे रहते हैं। तो सपोज अगर किसी दिन SBI अपने जो उसके पास फंड्स हैं वो फंड फिनिश कर देता है, तो अगर और यूनियन बैंक उस दिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास कस्टमर्स ठीक ठाक रहते हैं, तो SBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर से कांटेक्ट करके वहां से फंड्स एक दिन के लिए उधार ले, तो जितना वो इंटरेस्ट देगा उसे कॉल मनी कहेंगे।
इंटर बैंक जो ट्रांसफर होते हैं फॉर अ ओवरनाइट, फॉर अ डे, इट इज नोन एज कॉल मनी। समझ में आ गया कॉल मनी क्या होता है? इंटर बैंक जो ट्रांसफर होते हैं फॉर अ डे और फॉर अ ओवरनाइट, कॉल मनी। तो अगर तो बट ऑब्वियस है, ये डिपेंड, ये क्या शो करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ मनी कितनी है कंट्री में। समझ में आया गाइस? कोई डाउट तो नहीं? ओके, लिखे क्लास। कॉल मनी, call money. It is also known as money at call and short notice. It is also known as money at call and short notice. And short notice or call money, which refers to interbank transaction, which refers to interbank transaction. Sir, please repeat, sir. Short period. Oh, sir, please repeat once again, sir. It is also known as money at call and short notice. Money at call and short notice. Also known as call money, which refers to interbank transaction, which refers to interbank transaction, to interbank transaction, that is borrowing and lending on day-to-day basis. That is borrowing and lending on day-to-day basis. That is borrowing and lending on day-to-day basis. Lending on day-to-day basis. Example, for example, a bank with surplus funds on a given day, a bank with surplus fund on a given day may lend to another bank which may be short of funds. May lend to another bank which is running short of funds. Which is running short of funds. Sir, could you please repeat from surplus fund? A bank with surplus fund on a given day may lend to another bank which may be short of funds. Full stop. The rate of interest in such interbank transaction the rate of interest in such
Interbank transaction, is known as call rate or call money rate, is known as call rate or call money rate. Is known as call rate or call money rate. Money rate. This rate is the barometer of availability of funds. This rate is the barometer of availability of funds. In the money market, this rate is the barometer of availability of funds in the money market. If this rate is high, the money market is said to be tight. If this rate is high, the money market is said to be tight. And if this rate is low, the money market is flush with funds. The money market is flush with funds. Clear, guys?